बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं और खबर देहरादून से आपको बता देते हैं, जहां कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन में है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पुलिस मुख्यालय पहुंचकर निरीक्षण किया। डीजीपी उत्तराखंड, एडीजी और देहरादून एसएसपी के साथ बैठक भी की। हरिद्वार, चमोली और अल्मोड़ा में बैठक हुई है। घटनाओं को लेकर सीएम धामी काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। अलग अलग घटनाओं पर सीएम धामी ने फीडबैक लिया है और साथ ही सीएम ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय में बैठक की गई और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के सीएम ने निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम ने अलग अलग मामलों को लेकर भी फीडबैक लिया है। तो पुलिस मुख्यालय पहुंचकर औचक निरीक्षण किया है सीएम धामी ने। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में विजिलेंस ने मुकदमे की अनुमति के लिए सरकार से अनुरोध किया है। विशेष न्यायाधीश ने 8 अक्टूबर तक धामी कैबिनेट से इस मामले में निर्णय लेने को कहा है। मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। वहीं अब इस मामले को लेकर कांग्रेस का कहना है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से संबंधित विभागों में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं। अब उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के आरोप हैं। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि यह मामला कैबिनेट से जुड़ा हुआ है और इस पर कैबिनेट फैसला करेगा। और टिहरी सीट से पूर्व विधायक धन सिंह नेगी की बीजेपी में घर वापसी हो गई है। आपको बता दें कि टिहरी सीट से 2017 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर आए धन सिंह नेगी ने 2022 में भाजपा का दामन छोड़ दिया था। इसके पीछे की वजह पार्टी के द्वारा टिकट नहीं दिया गया था, जिसके चलते उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया था। लेकिन आज फिर एक बार पूर्व विधायक ने भाजपा ज्वाइन कर घर वापसी की है। इस मौके पर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि धन सिंह नेगी के आने से पार्टी का टिहरी विधानसभा क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा और सदस्यता अभियान को गति मिलेगी। निर्देश अनुसार आज मैंने घर वापसी की है और जो पूर्व में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उसके बारे में सब मिलकर बात हुई है और इसलिए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी में पुनः घर वापसी की। आज मैं प्रदेश के नेतृत्व में, आज गहलोत जी और प्रदेश के सभी महामंत्री सभी के नेतृत्व में आज पार्टी ज्वाइन की और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन किया। निश्चित रूप से सदस्य पर्व को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कल भी साफ से संकेत दिए थे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में सबसे महत्वपूर्ण बात होगी दीनदयाल जी का वो मंत्र, आज का दुश्मन, आज का विरोधी कल हमारा मतदाता बने, कल का मतदाता परसों हमारा सदस्य बने और परसों का सदस्य हमारा आज कार्यकर्ता बने। इस भाव के साथ संस्था का हमने आह्वान किया। रुड़की सिविल अस्पताल में हेपेटाइटिस सी के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 4 महीने की बात करें तो 120 मरीजों में काला पीलिया यानी कि हेपेटाइटिस सी पाया गया है। बीमारी की गंभीरता को देखते हुए सभी मरीजों को अस्पताल में हेपेटाइटिस सी का इलाज मिल रहा है। वहीं रुड़की अस्पताल में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व अन्य जिलों में मरीज भी बड़ी संख्या में इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। बताया गया है कि इस बीमारी की दवाई अगर निजी हॉस्पिटल या मेडिकल स्टोर से खरीदी जाए तो वह काफ़ी महंगी होती है। यही वजह है कि ज़्यादातर मरीज सिविल अस्पताल पहुंच रहे हैं। ये जो लोकल भाषाएं बोलते हैं, एक्चुअली ये हेपेटाइटिस सी जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस सी वायरस से होता है। इसका जो मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन या निडल प्रीक या सेक्सुअल कांटेक्ट। तो जो ज़्यादा जो केस मिल रहे हैं इसका कारण है मेरे समझ से निडल प्रीक अनहाइजेनिक कंडीशन में, या जो रीयूजेबल जो सिरिंज होते हैं लोग उसका यूज करते होंगे, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिकरेंट बार बार करने से भी ये इन्फेक्शन फैलता है। तो कारण जो मुझे समझ में अभी तक आ रहा है वो यही है कि या तो ब्लड से फैल रहा है ट्रांसफ्यूजन से,
या निडल प्रिक से या अनसेफ मेजरमेंट से जो निडल में करते हैं उससे होता होगा, या थोड़े बहुत जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से अनसेफ सेक्स। उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा से विधायक शैला रानी रावत की मृत्यु के बाद अब केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव होना है। वहीं कांग्रेस की तरफ से अभी तक यह सामने नहीं आया कि आखिर केदारनाथ विधानसभा से प्रत्याशी कौन होगा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने केदारनाथ से अपनी दावेदारी पेश कर दी है। हरक सिंह रावत का कहना है कि अगर पार्टी चाहेगी तो मैं केदारनाथ विधानसभा से जरूर चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का सिपाही हूं और पार्टी मुझे जिस भी मोर्चे पर लड़ाएगी मैं वहां पर लड़ूंगा। रावत जी आपको लड़ना है तो हम तो पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी जिस मोर्चे पे लगाएगी हम उस मोर्चे पे लगने के लिए तैयार हैं। हम सिपाही हैं और सिपाही काम है पार्टी का ऑर्डर का पालन करना। पार्टी लड़ाएगी, बिल्कुल लड़ूंगा और जीतूंगा। उत्तराखंड में इन दिनों दुष्कर्म की 2 घटनाओं ने शहर को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। देहरादून में जहां एक तरफ किशोरी के साथ बर्बरता का मामला सामने आया तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात से भी लोगों में हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस विभाग का साफ तौर पर कहना है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से सामान्य है। जब भी किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और वहीं अगर आंकड़े की माने तो पिछले साल की तुलना में आंकड़े में उछाल हुआ है। साथ ही जुलाई तक के यानी कि 7 महीने तक आंकड़े बढ़े हैं। का मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था की कोई स्थिति पैदा हो गई है। आपने देखा होगा कि हमारी जितनी भी घटनाएं हुई हैं उस पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया है। जो भी लोग सम्मिलित थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनको गिरफ्तार किया गया है। कहीं पर यह स्थिति बिल्कुल ही सामान्य है। हरिद्वार में हुई करोड़ों की डकैती और लूट की वारदात के खुलासे के लिए जिला पुलिस से लेकर मुख्यालय तक अधिकारी सजग नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस के मुखिया अभिनव कुमार ने हरिद्वार पहुंचकर सराफा कारोबारी से मुलाकात की और घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया। इस दौरान हरिद्वार के एसएसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ सभी का स्वागत किया जाता है, लेकिन दूसरे राज्यों के आपराधिक तत्व अगर यहाँ की फिजा खराब करने की कोशिश करेंगे तो उनका भी पुलिसिया ढंग से स्वागत किया जाएगा। एक चुनौती भी है और एक अवसर भी है ये हमें ये दिखाने का कि बाहर के से आने वाले अपराधी ये ना समझे कि उत्तराखंड किसी भी तरह से, देखिए ये देवभूमि है और यहाँ हम नॉर्मली आने वाले सभी पर्यटकों का और तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो दुस्साहस करेंगे, जो बदमाश चाहे हमारे पड़ोसी राज्य के हों, कहीं से भी आए हों, तो उनका भी हमें पुलिसिया ढंग से स्वागत करना आता है। और इसमें हमने अपनी बेस्ट टीम लगा रखी है, हरिद्वार पुलिस के अफसरों की भी और हमारी एसटीएफ की भी। हम इसमें पड़ोसी राज्यों की पुलिस से भी मदद ले रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में इस घटना का सही खुलासा भी होगा। देहरादून शहर में बीते कुछ वक्त में धार्मिक जुलूस और शोभा यात्राओं की संख्या में इजाफा देखने को मिला है, जिस वजह से शहर के भीतर ट्रैफिक व्यवस्था में भी असर देखने को मिला, जिसके लिए डीजीपी उत्तराखंड ने बैठक कर इस समस्या के निराकरण के लिए बातचीत की और सभी संगठनों के साथ राय मशवरे के साथ आने वाले वक्त के लिए निष्कर्ष निकाला जाएगा। फिलहाल पुलिस का प्रयास है कि शहर के भीतर बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को किसी प्रकार ठीक किया जा सके। डीजीपी महोदय के निर्देश थे कि जिस तरह से लगातार धार्मिक आयोजन बढ़ते जा रहे हैं शहर में, लेकिन शहर की जो कैपेसिटी है, खासकर देखा जाए वाहनों की संख्या 10 गुना हो गई कुछ सालों में, और पॉपुलेशन भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्लोटिंग पॉपुलेशन टूरिस्ट का बढ़ गया है। स्कूल कॉलेजेस में भी बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे निकलते हैं। इसको देखते हुए आम जन जो प्रतिष्ठित लोग हैं सबके द्वारा जो है इसमें शिकायत भी की जा रही थी, सुझाव भी दिए जा रहे थे। इसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जो है एक मीटिंग यहाँ सभी जो हमारे मेन धार्मिक आयोजन करने वाले प्रबंधक कमेटी के लोग हैं उनसे एक चर्चा की गई। चर्चा के बाद उनसे भी सुझाव लिए गए, कुछ पुलिस के द्वारा सुझाव दिए गए हैं। अगली बैठक में कहीं ना कहीं कोई एक विधिक रूप से एक आदेश निर्गत करके जहाँ उनकी सहमति भी हो और धार्मिक आयोजन भी हो जाए और आम जन को कोई असुविधा ना हो, इसको देखते हुए इसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले हरक सिंह रावत एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। आपको बता दें कि ईडी की पूछताछ के बाद हरक सिंह रावत ने इसे एक साजिश बताया। उनका कहना है कि मैंने वन मंत्री रहते हुए जिस तरह के काम किया वह आज सबके सामने है।
साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि मैं जिस तरह के काम करवा रहा था उस समय के मुख्यमंत्री को डर लग रहा था कि इससे हरक सिंह रावत की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। बिल्कुल साजिश है मैं, क्योंकि लोगों को लगा कि मैं पाखरो टाइगर सफारी मैंने देहरादून जू बनाया, तो मैंने विधानसभा में खड़े होकर, आप लोग सबने सुना होगा कि भाई वो शराबियों का अड्डा था, और आज देहरादून जू देखो, एक कॉन्सेप्ट है ना, एक सोच है ना। अब माना थोड़ी देर के लिए देहरादून जू बनाने में कोई। खबर अब देहरादून से है, जहां एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान ने सार्वजनिक स्थलों पर शराब को सेवन करने वालों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस से विभाग ने भी व्यापक अभियान की शुरुआत कर दी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान का साफ कहना है कि शराब की दुकानों के आसपास किसी भी होटल ढाबा संचालक के पास अवैध रूप से शराब पिलाई जाती है तो उस पर पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी। उत्तराखंड में जब से मॉनसून ने दस्तक दी है तब से लगातार आपदा जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। कभी बादल फटने की घटना तो कभी लैंडस्लाइडिंग घटना। इन घटनाओं के होने के बाद आपदा प्रबंधन का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और वहीं इसको लेकर हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल ने आपदा सचिव विनोद कुमार से खास बातचीत की है। आप सुनिए। उत्तराखंड में जैसे ही मानसून आता है तो मानसून के साथ ही ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जगह जगह पर आपदा जैसी स्थिति दिखने लग जाती है, और उस दौरान जो आपदा विभाग है उत्तराखंड का, उसकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमारे साथ सचिव हैं आपदा प्रबंधन, यही देखते हैं और इन्हीं के गाइडलाइन से जो है पूरी जो आपदा किस तरह से इससे निपटना है, क्योंकि आपदा को कोई रोक नहीं सकता लेकिन उसके बाद उससे निपटा जरूर जा सकता है। तो क्या तैयारी की जा सकती है? सर, सबसे बड़ी बात यही है कि इस समय भी आपदा जैसी स्थिति जगह जगह पर आई। केदारनाथ में तो अभी भी स्थिति ऐसी है कि रास्ता खोला जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें चमोली हो, उत्तरकाशी हो, इन जगहों पर है। तो सर, आप कैसे, अगर कहीं तो एक फर्स्ट एड होता है क्योंकि सबसे जरूरी है कि फर्स्ट एड, तो आप उसमें किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं अभी? बहुत सही कहा आपने कि आपदा को रोकना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपदा आने के बाद जो हमारे कार्य किए जाते हैं हमारे द्वारा, वो हैं कि तत्काल लोगों को हम राहत पहुँचाएँ। अगर कहीं रास्ता बंद हुआ है तत्काल खोलें, और इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। जहाँ जहाँ रास्ता बंद होने की संभावना होती है सभी जगह हमारी जेसीबी मशीनें और मैन पावर तैनात हैं। अधिकांश स्थानों पे रास्ता बंद होने के कुछ घंटों के अंदर हम लोग रास्ता खोल पा रहे हैं। 15 जून से बात करें, अभी तक लगभग 2700 से ज़्यादा रास्ते बंद हुए हैं, जिसमें 2600 से ज़्यादा रास्ते खोल चुके हैं हम लोग। तो ये रोज़ाना की चीज़ है, जब भी बरसात होती है रास्ते पे मलबा आता है, रास्ता बंद होता है और हम उसको कुछ देर में खोलते हैं। मेजर जहाँ पे क्षति होती है उसके लिए फिर बड़े काम होते हैं, उसको भी हम लोग खोल पा रहे हैं। तो अभी तक ये रहा है कि हमने कहा जैसे 2700 से में से 2600 से ज़्यादा रास्ते हमने खोल दिए हैं, और हम आगे भी जो रास्ते बंद हो रहे हैं उसको खोलने की कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा होता है कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह काम करते हैं विभाग, हमारे जितने भी सरकारी विभाग हैं, जहाँ भी आपदा आती है वहाँ पे तत्काल हम लोग वहाँ पे एक्शन शुरू कर देते हैं। जैसे उधम सिंह नगर में बाढ़ आ गई थी, तो वहाँ जो भी लोग फंसे थे उनको तत्काल निकाला गया। फिर जिलाधिकारी और हमने वार्ता करके बहुत सारी टीमें गठित करी। हर एक 700-800 लोगों पे एक टीम बनाई जो जाके वहाँ पे मुआयना करी, क्या क्षति हुआ उसका आकलन किया, और उसके बाद जो राहत राशि होती है तत्काल हम लोगों ने बांटना शुरू किया, और 1 हफ्ते से भी कम समय में 23,000 लोगों को राहत बांटी गई है। तो इस तरह से हमारा है। अभी एक और चीज़ किया है हमने कि जो क्षति का आकलन करने के लिए और वहाँ किस तरह से कार्रवाई करनी है, इसके लिए हर एक ब्लॉक स्तर पे समिति बनाई है। तो समिति, पहले ज़िले में एक समिति होती थी, तब कहीं 4-5 जगह 10 जगह आपदा आ गई तो टीम को जाने में टाइम लगता था। हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम सब जगह टीम बनाएंगे। तो हर एक विकास खंड में टीम है, जहाँ भी आपदा आती है
हमारे लोग जाते हैं और वो तत्काल आकलन करके फिर जो राहत राशि देनी होती है उसके बारे में जिलाधिकारी को रिपोर्ट देते हैं और 1-2 दिन के अंदर वहाँ से जिलाधिकारी महोदय के स्तर से पैसा रिलीज हो जाता है, हम पैसा बांट लेते हैं। सर, एक सवाल ये है कि केदारनाथ की स्थिति फिलहाल अभी कैसी है और कब तक पूरी तरह से अगर उम्मीद जताएं कि हम यात्रा जो है यात्री कर सकते हैं? वैसे मानसून में आमतौर पर ये होता ही है कि कम यात्री आते हैं, लेकिन आपके पास समय भी होगा अभी, और कब तक ये पूरी स्थिति जो है सामान्य होने को लगता है आपको? 31 जुलाई को केदारनाथ जी में जो आपदा आई थी उससे करीब 29 स्थानों पर रास्ता हमारा बंद हुआ था। हम सभी रास्तों को खोल चुके हैं इस समय तक और अस्थायी कार्य सब जगह पूरे कर दिए गए हैं। जो भी एस्टिमेट्स वगैरह आए थे सबको स्वीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है, कुछ को स्वीकृत कर दिया गया है, कुछ में स्वीकृति की कार्रवाई हो रही है। हमारा प्रयास है जो काम करें पक्का काम करें ताकि फ्यूचर में वहाँ पे क्षति न होने पावे, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी केदारनाथ जी की यात्रा पूरी तरह सुचारू है, लगभग 1500 से 2000 लोग सब मिला के जा रहे हैं वहाँ और हमारा प्रयास है कि जो ही बरसात ख़त्म होती है यात्रा जैसे मई जून में जिस तरह से चलती है 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 तक, तो अगर उस तरह से भीड़ होती है, हमारा प्रयास होगा कि भीड़ उस तरह से होती है तो कोई दिक्कत किसी को ना हो, इस दिशा में काम करने की। तो उस दिशा में काम कर रहे हैं हम लोग कि अगर 15-20 से 25,000 लोग आते हैं वहाँ पे तो किसी प्रकार से किसी यात्री को दिक्कत ना हो, उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आकलन कर लिया जाए कितनी भीड़ आएगी और उसके अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाए। उस दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। बरसात का पैटर्न जरूर बदला है, लेकिन उस पैटर्न के बदलने के साथ ही उत्तराखंड फिलहाल पूरी तरह से सुरक्षित है। मेरे सहयोगी राहुल कुमार के साथ में योगेश सेमवाल, सच बेधड़क, देहरादून। उत्तराखंड के जनपद पौड़ी का सलोन गांव आलू उत्पादन का हब बनने जा रहा है। जी हां, यहां जनपद में सबसे अधिक आलू का उत्पादन किया जाता है। थलीसैंड ब्लॉक में 320 हेक्टेयर भूमि के सापेक्ष 4,762 मीट्रिक टन आलू सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। इसी कड़ी में जिला उद्यान अधिकारी राजेश तिवारी के मुताबिक जनपद में आलू की खेती की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि कोल्ड स्टोर और खैर बाढ़ के लिए उन्हें पैसे जैसे ही प्रस्ताव जनपति निधि की ओर से मिलते हैं वैसे ही उसके ऊपर काम किया जाएगा। खरीद हमारी 20 रुपए किलो है और यहाँ में मिनिमम 2 रुपए मिल जाते हैं। 20-22 रुपए किलो, 22-23 रुपए किलो हम बेचते हैं। और आगे हमको तो ये चाहे कि जैसे हमारा सरकार हमको घेर बाढ़ की वो दे देते हैं हमको, तो सही मिनिमम रहता है जो कि हमारे जंगली जानवर हमारा आलू को नुकसान नहीं देते। सरकार का लाभ भी मिलता है लेकिन उतना नहीं मिल पाता है ना, यहाँ पहाड़ी गांव के क्षेत्र में इतना नहीं मिल पाता है। फिर भी सरकार के द्वारा तो सरकार तो अपने योजना लाती है। उनसे हमने बात किया है वहाँ ग्राम प्रधान से, अगर वहाँ पर कोई सार्वजनिक लैंड उपलब्ध करा देते हैं और प्रस्ताव आ जाता है तो हम नाबार्ड योजना या जिला योजना या राज्य योजना में। और बीजेपी के प्रदेश से संगठन मंत्री राकेश नेनवाल सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने बागेश्वर पहुंचे, जिसे लेकर बागेश्वर के बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान राकेश नेनवाल ने नगर निकाय चुनावों में हो रही देरी पर उत्तराखंड भाजपा का पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और रामनगर को नगर निगमों को बदला गया है, इस कारण नगर निकाय चुनावों में देरी हो रही है। हम सब जानते हैं कि कुछ जगहों पर जो हमारा नगर पालिका इनका विस्तार हुआ है, कहीं पर नई नगर पालिकाएँ बनी हैं, कहीं नगर पंचायत को नगर पालिका बनाया गया है। तो क्योंकि ये सब चीज़ में प्रक्रिया में एक समय लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अब आने वाले समय उत्तराखंड का विस्तार तुमको करना ही है। अगर मान लिया पहले से ग्राम सभाएं थी और आज वो अगर नगर पंचायत बनने की स्थिति में है तो हम उनको वहीं छोड़ देंगे तो उनका विकास नहीं हो सकता है। इसलिए आपने देखा होगा अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, हमारा स्वयं रामनगर का भी विस्तारीकरण हुआ है। इस प्रकार से जगह जगह पर क्षेत्रों में जो हुआ है उसको लेकर गतिविधियाँ चल रही हैं, काम चल रहा है।